नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वापस हमारा जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीटी की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसके अंदर साइंस का एक नया चैप्टर आज हम लेकर आए हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, दोनों एक साथ हो जाएं तो रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है, वो क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के अलावा अगर हम बात करें और विशेष तरह की, तो असमानुपातन अभिक्रियाएं जो रेडॉक्स का एक स्पेशल टाइप होता है वो किस तरीके से काम होता है, और स्व अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इन सभी रेडॉक्स अभिक्रियाओं से लगा के ऑक्सीकरण अपचयन के पूरे कंसेप्ट को, आधुनिक सिद्धांत को समझते हुए आज इस पूरे टॉपिक को हम एक बार पूरा कवर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता है साइंस के बारे में, आयन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी से लेते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी समझ धीरे धीरे टॉपिक के ऊपर बढ़ती चली जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन में हम सबसे पहले देखो, यहीं पर अगर शॉर्ट में हम इसको तैयार करें तो सबसे पहले ऑक्सीकरण को हम तैयार कर लेते हैं, और ऑक्सीकरण के साथ साथ ही हम इधर अपचयन को भी तैयार करेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे होती है, तो देखो इसकी पुरानी अवधारणाओं से हम पहले चलते हैं। जैसे सबसे पहली अवधारणा क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। सबसे पहली अवधारणा क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे Mg+O2, यहाँ पर बन गया सर MgO, यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें Cu+O2 से हमने बनाया मान लो 2Cu। अब यहाँ पे हमको कोई रिएक्शन से मतलब नहीं देना है, हमें बस केवल इतना ध्यान रखना है कि इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन है, दैट्स ऑल। हमें अगर मान लो कॉपर नहीं पता, इसके आयन क्या होते हैं, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ नहीं पता। हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ आने पर ऑक्सीजन जुड़ गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है सर, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है सर, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। लेकिन यहाँ पर परीक्षा में क्या गड़बड़ हो जाती है हमसे वो देखते हैं। तो वो थोड़ी सी बात, परीक्षा में गड़बड़ ये होती है कि प्रश्न आता है कि इस अभिक्रिया में कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन परीक्षा वाला इस तरीके से लिखता है CuO का ऑक्सीकरण हुआ है। सर ये गलत बात है। गलत बात क्यों है, क्योंकि ऑक्सीकरण किसका हुआ है, कॉपर का हुआ है। CuO का ऑक्सीकरण नहीं हुआ है। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, MgO का ऑक्सीकरण नहीं हुआ है। तो आपको उलझाने के लिए इस तरीके से दो स्टेटमेंट दिए जाए तो हमको बिल्कुल क्लियर रहना है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लें, Pb+O2, यहाँ पर मान लो हमने बनाया PbO, यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो सर लेड का ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, लेड का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पूरा क्लियर ध्यान रखना है कि किस तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो ऑक्सीकरण मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम इसका उल्टा हम यहाँ पर करके देखते हैं। देखो, ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन को हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन का निकलना। अब रिएक्शंस को हम अगर उल्टा कर दें, या जैसे किसी भी तरीके की कंडीशंस हम देख सकते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन ले लेते हैं कि CuO+H2, इससे हमने बनाया Cu+H2O। अब अगर हम यहाँ से यहाँ पर बात करें तो सर ऑक्सीजन निकल गया है, और ऑक्सीजन निकलना मतलब किसका अपचयन हुआ है, CuO का अपचयन हुआ है। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर परीक्षा में आपको इसलिए दे दिया जाए कि कॉपर का अपचयन हुआ है तो ये गलत बात है। इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया जाए कि CuO का अपचयन कॉपर में हुआ है तो भी सही बात है। दिस इज राइट। तो CuO का अपचयन हुआ है, कॉपर के अंदर हुआ है। Cu का अपचयन हुआ है, गलत बात है। CuO का अपचयन हुआ है, कॉपर में हुआ है, ये भी बात सही है। तो इस तरीके से हमको स्टेटमेंट को पहचाना पड़ेगा। और यदि हम एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ZnO का C से रिएक्शन कराएंगे जिंक की, तो जिंक ऑक्साइड जिंक प्लस CO में बदल जाएगा। यहाँ से यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि ZnO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ZnO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। लेकिन क्या जिंक का अपचयन हुआ है,
नहीं, ZNO का अपचयन हुआ है, बिल्कुल सेम उदाहरण है। तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने के आधार पे अपचयन का कॉन्सेप्ट आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम धीरे धीरे करके इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जितने उदाहरण हैं वो हम NCERT बेस ले रहे हैं, ताकि परीक्षा में इन्हीं में से जो प्रश्नों का चयन होता है तो हमारे क्वेश्चन आंसर सही होने की संभावना पूरी रहे। आप इसको उतार सकते हैं, बाकी इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लूँगा। ऑक्सीजन के बाद में अगर हम बात करें, देखो ऑक्सीजन के बाद में अब अगर हम बात करें तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। और इधर हम उल्टा कर देंगे, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। अब ये क्या है सर, ऋण विद्युतीय तत्व हम तो जानते ही नहीं है, और हमने तो ऑक्सीजन के बारे में ही नहीं सुना था। चलो ठीक है, लेकिन ऋण विद्युतीय तत्व और ये तो हम कहाँ से पहचानेंगे। तो देखो इसके लिए अपन को बिल्कुल आसानी से ध्यान रखना है, कुछ तत्व जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, जैसे सल्फाइड, इनका आवेश भी हमको ध्यान रखना है। इसी तरीके से F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जनरली हमारे क्या होते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व, इन्हीं के ऊपर आधारित प्रश्न हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अभी हम उससे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना था, अब वही ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो जाएगा, निकलना हो जाएगा। तो ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, वापस यहाँ पर भी वही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। थोड़ा थोड़ा तो आपने सुना ही होगा इनके बारे में, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए। सल्फाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फिर भी किसी को नाम नहीं पता हो तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, फ्लोरीन। जैसे आयन जो है उसको हम फ्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से ध्यान में रखना है कि ऋण विद्युतीय तत्व है। अब ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो गया, ऑक्सीजन की बहनें। हम ऐसे याद रख सकते हैं, क्या है ये, ऑक्सीजन की बहनें। कहना है मतलब ऑक्सीजन के जैसा इनका व्यवहार है, लेकिन बस हमें यह है कि ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे, तो फिर हमको प्रश्न को पहचानना तो पड़ेगा। तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना कैसे हुआ सर, जैसे देखो Mg के अंदर F2 को जोड़ा, MgF। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होकर के क्या हो गया है, फ्लोरीन हो गया है। बस बात इतनी सी कि MgF बना है, तो MgF बना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है MgF के अंदर। इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो आयरन के अंदर सल्फाइड जोड़ दो, आयरन के अंदर सल्फाइड जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, FeS बन गया। यहाँ पर क्या हुआ है, आयरन का ऑक्सीकरण हुआ है, Fe का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से अगर हम और बात करें, जैसे मान लो कि हमने सोडियम के साथ में क्लोरीन को जोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हुआ है, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से और एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, जैसे FeCl2 + Cl2। यहाँ पे जाने पर क्या हो गया, ये FeCl3 बन गया। अब देखो 2 क्लोरीन थे, 1 क्लोरीन बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, FeCl2 का ऑक्सीकरण हुआ है। FeCl2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। अब ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, जैसे हम और एग्जाम्पल की बात करें, AgBr, ये Ag + Br2 में टूटता है। AgCl, इसको बोलेंगे हम क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड किस में टूटेगा, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये श्वेत रंग का होता है। श्वेत रंग से कैसा हो जाता है, टूट करके Ag + Cl2 में टूटता है।
और कैसा हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। यहाँ से यहाँ पर जाने पर ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो गया, अलग हो गया। और ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या होता है, अपचयन। हम क्या बोलेंगे, AgCl का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। AgCl का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यहाँ पर AgBr का किसमें अपचयन हुआ है, Ag के अंदर हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम, अपचयन हुआ है। तो इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है कि ऋण विद्युतीय तत्व निकल के अलग हो जाए तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे FeCl3 है, इसकी रिएक्शन H2 से करा दें, FeCl2 + HCl बन जाएगा। यहाँ से 3 क्लोरीन से कितने हो गए, 2, यानी क्या हुआ है, FeCl3 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। FeCl3 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। FeCl3 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो इस तरीके से हमको ये रिएक्शंस को पहचानना है कि ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है तो अपचयन हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सी वाला पॉइंट अगर हम देखें, हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पर उल्टा कर दो, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, निकलना। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, निकलना। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। अब देखो, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। जैसे हम एक रिएक्शन ले लें, H2S + Cl2 ट्वाइस ऑफ HCl + S। यहाँ से यहाँ जाने पर हाइड्रोजन का क्या हो गया है, निकल गया है। यानी H2S का क्या हुआ है, H2S का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। इसी तरीके से और एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम, NH3 + Cl2। NH3 और Cl2 को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर क्या बनेगा, मान लेते हैं N2 + HCl बना। NH3 से क्या बन गया, N2। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना यानी NH3 का ऑक्सीकरण। NH3 का ऑक्सीकरण, हम इसको क्या बोल सकते हैं, NH3 का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। NH3 से N2 बन गया है, हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी NH3 का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जुड़ना, ये एक अपचयन की कैटेगरी में आता है। जैसे हम बात करें H2 + Cl2, इससे क्या बनाया हमने, ट्वाइस ऑफ HCl। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, Cl2 का अपचयन। Cl2 का क्या हुआ है, अपचयन हो गया। हम इस तरीके से बोल सकते हैं ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है, तो Cl2 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इसी तरीके से हम एक रिएक्शन और ले लें, CH3COOH, और इसमें अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये बन गया, मान लीजिए CH3CH2OH। अब यहाँ पे देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ना, यानी एसिटिक एसिड का क्या हुआ है। देखो CH3COOH का नाम हमको याद रखना पड़ेगा। CH3COOH को एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। सिरके में मिलने वाला अम्ल, सिरके के अंदर 3 से 4% एसिटिक एसिड का विलयन होता है, उसी को सिरका बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड का अपचयन हुआ है, किसमें हुआ है, एथेनॉल में। इसको हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल। फॉर्मूले अभी हम जब कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम और ज़्यादा इनको डिटेल डिस्कस कर लेंगे। इसी को उल्टा कर दें तो ये यहाँ पे भी ऑक्सीकरण हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। CH3CH2OH, CH3CH2OH का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो CH3COOH में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। यहाँ पर कितने थे, 6। और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना हमने अभी लिख रखा है ऊपर, क्या है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। वैसे यहाँ पर जो ऑक्सीकारक हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। वैसे अम्लीय K2Cr2O7 और क्षारीय KMnO4, ये एक स्पेशल रिएक्शन है।
जिसके अंदर हमें इन ऑक्सीकारकों को भी ध्यान रखना होगा, क्षारीय, पोटेशियम परमैंगनेट। अभी हम ऑक्सीकारक और अपचायक के अंदर एक बार इस रिएक्शन को और अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन के निकलने और हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर भी आपको ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आ गया होगा, ताकि आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, हम नया टॉपिक और डिस्कस करेंगे। चौथा हमारा टाइप है धन विद्युतीय तत्व। अब ये हाइड्रोजन की भाई है, जैसे ऋण विद्युतीय तत्व किसके बहने थी, ऑक्सीजन की बहने थी, वैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को जुड़ने को क्या माना था, हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीकरण बोला। अब हाइड्रोजन के भाई है यानी क्या, धन विद्युतीय तत्व। तो धन विद्युतीय तत्व का निकलना, और यहाँ पर वही उल्टा कर देते हैं हम तो हर बार, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें धन विद्युतीय तत्व का निकलना, तो पोटेशियम आयोडाइड को यदि हम तोड़ दें, इसकी अभिक्रिया हम जल से करा देते हैं, नहीं KI की अभिक्रिया हम Cl2 से करा देते हैं, सबसे बेस्ट। तो KCl बन जाएगा और I2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम क्या हो गया है, निकलना। अब पोटेशियम का निकलना मतलब हम क्या बोलेंगे, KI का ऑक्सीकरण हो गया है। KI का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। किस में हो गया है, आयोडीन। अब यहाँ पर अगर आप ये बोल दें कि I2 का ऑक्सीकरण हुआ है तो गलत है, राइट क्या है, KI का ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये बातें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि KI का ऑक्सीकरण हुआ है, आयोडीन का ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको साधारण सी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो धन विद्युतीय तत्व का निकलना भी क्या होता है कि ऑक्सीकरण की कैटेगरी में आता है। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा धन विद्युतीय तत्व हम कैसे पहचानेंगे, तो धातु है, और ट्रिक क्या है, ध से धातु है, धन विद्युतीय तत्व धातु है, धन विद्युतीय तत्व धातु है, धन विद्युतीय तत्व धातु है, तो ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो जाएंगे, अधातु है। तो ध से धन विद्युतीय तत्व और ध से क्या हो जाएगी, धातु में। कौन कौन सी होती हैं, जैसे जिनको आयन नहीं आते हैं वो यहाँ पे नोट कर ले, K प्लस पोटेशियम, Na प्लस सोडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2 और बेरियम +2। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम। इसको बोलेंगे क्या, कैल्शियम। इसको क्या बोलेंगे सर, बेरियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेरियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये धन विद्युतीय तत्व हैं। अब अच्छा, ऐसे धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, जैसे एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं इसमें, Mg+Cl2, Mg+Cl2, इससे हमने क्या बनाया, MgCl2। अब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि Cl2 में क्या जुड़ गया, मैग्नीशियम जुड़ गया। Cl2 में क्या जुड़ गया, मैग्नीशियम जुड़ गया। अगर Cl2 में मैग्नीशियम जुड़ा है तो क्या हुआ है, Cl2 का अपचयन, Cl2 का क्या हुआ है, अपचयन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मैग्नीशियम क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन का भाई है। हाइड्रोजन का भाई मतलब धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व का मतलब धातुएं, और धन विद्युतीय तत्व का मतलब धातुएं हैं। तो मैग्नीशियम जुड़ेगा, मैग्नीशियम जुड़ेगा तो MgCl2 बनेगा, तो Cl2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको टॉपिक्स को पहचानेंगे। सिंपल सी रिएक्शंस के मामले से हमने धीरे धीरे ऑक्सीकरण अपचयन के सभी कॉन्सेप्ट को बनाया। हमने एक चीज़ नोटिस करी है, क्या, ऑक्सीकरण का पूरा उल्टा कर दो अपचयन है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, निकलना अपचयन। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। और हाइड्रोजन का भाई यानी धन विद्युतीय तत्व यानी धातुएं, अगर धातुएं
जुड़ रही हैं, सॉरी धातुएं निकल रही हैं तो क्या होगा ऑक्सीकरण, और अगर धातुएं जुड़ रही हैं तो इधर क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, इसको भी एक बार आप उतार लें, फिर ऑक्सीकरण अपचयन के आधार पर हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलना, ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा तो अपचयन हो जाएगा। अब अगर हम इस बारे में बात करें, देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना कैसे है, जैसे सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हमें पता है धनायन बनता है। जिनको नहीं पता वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख ले कि इलेक्ट्रॉन के निकलने पर क्या होता है, अगर उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा धनायन बनेगा, और धनायन बनेगा इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उदासीन परमाणु बनेगा। देखो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एल्यूमिनियम की बात करें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सोडियम का ऑक्सीकरण Na+ में, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण Mg+2 में, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण एल्यूमिनियम+3 में। अगर आपको याद नहीं रहता तो जो मुख्य है वो मैं सारे ही लिख देता हूँ। जिंक का ऑक्सीकरण Zn+2 में, इसी तरीके से सिल्वर का ऑक्सीकरण सामान्यतः Ag+1 में होता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर लेता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम+2 में बदलता है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन हमने पढ़े। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे हमको ध्यान रखना है कि ये क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है। अब इसी तरीके से अगर एक चीज़ और देख लेते हैं, चलो Cl- है तो किसमें बदल जाएगा Cl2 में, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सब जगह क्या होता जा रहा है, देखो 0 से प्लस पे जाएं, 0 से या तो किस पे जाएं प्लस पे, या माइनस से किस पे आएँ 0 से, माइनस से किसकी तरफ बढ़े 0 पे। यानी कि अगर हम माइनस से 0 या 0 से प्लस की तरफ बढ़ते हैं, दाईं ओर बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है ऑक्सीकरण। एक ट्रिक हमारे सामने निकल के आ गई, ये क्या बोलते हैं इसको ट्रिक। ट्रिक क्या निकल के आई है कि अगर माइनस से हम प्लस की तरफ 0 की तरफ जाएं या प्लस की तरफ निकल जाएं तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है। अपचयन कैसे होगा, देखो जैसे इसी को हम उल्टा करके लिख लें तो ये किसमें बदल जाएगा मैग्नीशियम में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से धातुएं क्या हो जाएगी, देखो जनरली क्या है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती ही हैं, तो वैसे आपको इस तरह के अपचयन वाले केस दिखेंगे नहीं। जनरली हम ये क्या एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं। साधारणतः क्या होता है, सामान्यतः अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जैसे अधातुएं जो हैं इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तुरंत क्या होता है ऋणायन बनाना होता है। जैसे अगर हम फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें, इस तरीके से ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तुरंत क्या बना लेगा ऑक्साइड बना लेगा। सल्फर है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तुरंत क्या बना लेगा सल्फाइड बना लेगा। अभी हम ये धनायन और ऋणायन लगभग पढ़ भी चुके हैं। इन दोनों केस को हम यहाँ से छोड़ भी दें, चलो इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वरना आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि धातुएं कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही हैं। तो मुख्य रूप से हम क्या है कि मोटे मोटे तौर पर ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को उतारिए, फिर हम इसकी रेडॉक्स अभिक्रियाएं और उदाहरण समझते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के आधार पे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के आधार पे बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन को हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जिंक की अभिक्रिया हमने H2SO4 से कराई,
और यहाँ पर बना ZnSO4 प्लस H2 सबकी जानी पहचानी अभिक्रिया है। हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप पॉप साउंड के साथ ध्वनि करती हुई। तो यहाँ से जिंक को जब उदासीन होता है तो उदासीन अवस्था में हम क्या मानते हैं कि इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है 0। लेकिन जब जिंक बनेगा यहाँ पर तो ये बदल गया किसमें +2 में। तो 0 से किस में चला गया +2 में। तो जिंक जब +2 में चला जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं जिंक का ऑक्सीकरण है। क्या हो रहा है जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिंक 0 से किस में चला जाएगा +2 में चला जाएगा। ZnSO4 बन जाएगा। जब +2 में चला जाएगा 0 से लेकर के +2 में चला जाएगा तो जिंक का क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है जिंक Zn+2 बनाएगा। अब जिनको ये फार्मूले बनाना नहीं आता है तो फार्मूले बनाने के लिए हम एक अलग से क्लास बना लेंगे। इसमें हम फार्मूले बनाना सीख लेंगे और एक क्लास वो भी मैं बहुत जल्दी इस सीरीज के बीच में डाल दूंगा ताकि हमें ध्यान रहे कि केमिस्ट्री का बेसिक हमें तैयार हो जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हम कॉपर से कराएं तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो Ag पे क्या था +1 चार्ज था, ये यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। +1 से क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है +1 से 0 गया, +1 से 0 यानी ये किसका उदाहरण हो जाएगा हमारे लिए एक तरीके से अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। इस उदाहरण को हमें वहाँ से रिलेट करना था लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हम कॉपर डाल देंगे तो यहाँ पर क्या बन गया कॉपर नाइट्रेट बन गया और यहाँ पर क्या हो गया सिल्वर। ठीक है। अच्छा कॉपर यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना है +2, तो ये क्या हो गया कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का क्या हो गया है ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे, ये ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल भी है और यहाँ से एक इसका उदाहरण भी हो गया हमारे लिए, अपचयन का उदाहरण भी हो गया। तो आप एक को इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के उदाहरण हमने इसमें इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझ लिए। ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक नया टॉपिक हमारे लिए क्या रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या है एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण, एक क्रियाकारक का तो एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे क्रियाकारक का क्या होगा अपचयन। दूसरे क्रियाकारक का क्या होगा अपचयन होगा। तो एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है। एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है। एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण, जैसे अभी हमने ये रिएक्शन लिखी थी, सर ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना तो हमें पता है कि क्या होता है अपचयन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ भी गया है। ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम नोट करते हैं। देखो CO का अपचयन हुआ है और H2 का क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और हम नोट कर लेते हैं, देखो ऑक्सीकारक और अपचयक, ताकि हमको अलग से इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सब रिएक्शंस के अंदर इनको फाइंड करते जाएंगे, ऑक्सीकारक और अपचयक। जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, ऐसे ट्रिक ध्यान रखो, कोई दिमाग नहीं लगाना। जिसका अपचयन हुआ है वो ऑक्सीकारक है और अपचयक कौन है जिसका ऑक्सीकरण हुआ है। उल्टा सिस्टम है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है। अब देखो यहाँ पर CO का अपचयन हुआ है तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ कि ये क्या है ऑक्सीकारक है। यहाँ पर H2 का ऑक्सीकरण हुआ है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये क्या है अपचयक है। उल्टा कर दो बस, सीधी सी बात है। क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसने किया है इसलिए ऑक्सीकारक है, इसका अपचयन हुआ है और इसने किया है इसलिए अपचयक हो गया। तो ये रिएक्शन हम देखो, एक क्रियाकारक का अपचयन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीकरण हो रहा है। सॉरी। और रिएक्शंस का हम एग्जांपल देख लेते हैं देखो, और वहाँ पर हम सबको पहचानते जाएंगे। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा ताकि आप आराम से उतारते चलना।
जैसे एक एग्जांपल हम बोल लें, ZnO की रिएक्शन कार्बन से कराएंगे तो जिंक प्लस CO बनेगा, ऑक्सीजन निकलना मतलब अपचयन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण। किसका अपचयन हुआ है? ZnO का अपचयन हुआ है, यानी ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी ये क्या हो गया? अपचायक। तो इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है? तो अपचायक हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ये अपचायक है। ZnO का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक ऑक्सीकारक है। तो मेरे हिसाब से वही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और उदाहरण हम देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के। रेडॉक्स अभिक्रिया के और उदाहरण की बात करें तो हमारी किताब के या बुक के जो एग्जाम्पल है, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन से ZnSO4 प्लस कॉपर बनेगा। यहाँ पर अब देखो, जिंक 0 से किस में चला गया? +2 में। अगर आपको ये रहे कि सर वो ऑक्सीजन के आधार पे समझाओ, आप तो वो ऋण विद्युत तत्व के आधार पे ही समझाओ, हमें तो ऑक्सीकरण, ये +2 वगैरह हम नहीं जानते। तो देखो थोड़ा सा आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि SO4 पे -2 होता है, ये भी ऑक्सीजन की बहन है। SO4 पे -2 होता है, ये ऑक्सीजन की बहन है। और ऑक्सीजन की बहन कौन होती है? ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन की बहन होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड। तो ये ऑक्सीजन की बहन है, तो अगर ये जुड़ेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के आधार पे 0 से प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है मतलब ऑक्सीकरण। अब एक का ऑक्सीकरण हुआ है तो सीधी सी बात है दूसरे का क्या हो जाएगा? अपचयन। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। किसका अपचयन हुआ है? कॉपर सल्फेट का हुआ है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इसका अपचयन तो ऑक्सीकारक कहलाएगा, इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो ये अपचायक कहलाएगा। डिटेल आपके सामने उतार सकते हो। और एग्जाम्पल लेना चाहो तो मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, ये लो, ये नया एग्जाम्पल बन गया हमारे लिए। और क्या अलग हो जाएगा? कॉपर। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? Fe का। और किसका अपचयन हुआ है? सॉरी, Fe का तो क्या हुआ है? अरे ये उल्टा लिखने में आ गया क्या हमसे? Fe+2 का ऑक्सीकरण हुआ है। पहले वाले रिएक्शन में भी हमसे कुछ गलती हुई है, सॉरी। Fe+2 का क्या हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। और कॉपर सल्फेट का हमारा अपचयन हुआ है, तो CuSO4 का हमारा क्या हो गया? अपचयन। जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक। Fe 0 से +2 में चल गया, ऑक्सीकरण हो गया। 0 से +2 में चल गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, वो अपचायक कहलाता है। जिसका अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के। और भी बहुत शानदार एग्जाम्पल अब हम समझ लेते हैं फटाफट से। इनको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका है। एक नया एग्जाम्पल देखो, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सर रिएक्शन हमको ध्यान नहीं रहती। वातावरण की CO2 जमीन से लेंगे, जल, सूर्य देवता से हमें क्या मिलेगा? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और पत्तियां क्या ग्रहण करती है? क्लोरोफिल। क्या ग्रहण करती है? क्लोरोफिल। अगर इन सब का रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनता है? C6H12O6 प्लस H2O। ये 6A2 है, ये 12 है, ये 6H2O निकलेगा और 6O2 अलग निकल जाएगी। देखो ये रिएक्शन अगर हमको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से यहाँ पर जाएं। CO2 का क्या हुआ है? हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब CO2 का अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब CO2 का अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब CO2 का अपचयन। और H2O से क्या निकल गई? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण। जब दोनों रिएक्शन एक ही के अंदर हो रही है, एक क्रियाकारक का अपचयन, दूसरे का ऑक्सीकरण, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो स्टार लगा लो इसमें। श्वसन के अंदर क्या करेंगे भाई? श्वसन के अंदर हम इसको उल्टा कर देंगे सर। श्वसन के अंदर हम इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। बस यही श्वसन है और कुछ नहीं है। पेड़ पौधे बनाएंगे, हम खाएंगे, पेड़ पौधे बनाएंगे और हम खाएंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और हम CO2 को निकालेंगे और हम जल को बनाएंगे। ये तो साथ में हम ATP बना लेते हैं, इसीलिए श्वसन है। इसी का उल्टा कर दिया तो श्वसन हो गया। यहाँ से यहाँ पर गए, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकलना मतलब
ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण। तो श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन निकलता मतलब ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया है, अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ना मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया है, अपचयन। तो ये भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट एक टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाओं का एक स्पेशल टाइप जो केमिस्ट्री में हमको पढ़ने को देखने को मिलता है। इसकी बात करें हम संक्षारण। संक्षारण में क्या होगा, लोहे पर जंग लगना। संक्षारण में क्या होगा, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना इसी तरीके से क्या होगा, तांबे का हरा होना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। देखो लोहे पर जंग लगना क्या होता है, Fe2O3.3H2O। यहाँ पर क्या हुआ है, Fe का ऑक्सीकरण हुआ है। किस में हुआ है, Fe+3 में हुआ है। और वातावरण की O2 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। वातावरण की O2 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तांबे पर हरी परत चढ़ती है तो हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। सर क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, CO3 का होल ट्वाइस CO3 और COH2 क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। तांबे पर हरी पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। तांबे पर जो हरा पदार्थ होता है वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। धातुओं का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, वातावरण के ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन। जब एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो तो यही रेडॉक्स है, यही रेडॉक्स है, यही रेडॉक्स है, यही रेडॉक्स है। एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन। यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण हुआ, Fe+3 में O2 का अपचयन हो गया। कॉपर कार्बोनेट हरा पदार्थ, ध्यान रखना कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण O2 का अपचयन हुआ है। इसी तरीके से चांदी का काला होना, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, चांदी का काला होना। चांदी का काला होने की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, चांदी का काला होना। कौन सा पदार्थ बनता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। और Ag2S वही वाली बात, फिर वापस धातु क्या है, Ag मतलब सिल्वर। अरे Ag सुनो, सिल्वर। तो सिल्वर क्या हो जाएगी, सिल्वर का ऑक्सीकरण होगा। सिल्वर का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पर वही वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। वातावरण की ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है कि धातुओं का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये सब भी किसके उदाहरण हो जाएंगे, हमारे संक्षारण के उदाहरण हो जाएंगे। एक टॉपिक और है, विकृत गंधिता। ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। विकृत गंधिता भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है, रेडॉक्स। क्या है, रेडॉक्स। विकृत गंधिता क्या है, तेलीय पदार्थ का ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है, तेलीय पदार्थ का ऑक्सीकरण। वसीय पदार्थ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। वसीय पदार्थ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तेलीय पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। और गंध खराब हो जाती है, दुर्गंध आने लगती है। नाम ही क्या, विकृत मतलब खराब हो जाना। विकृत गंधिता, तेलीय पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से गंध खराब हो जाती है, विकृत गंधिता है। तो पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया लेकिन वातावरण की O2 का क्या हो जाता है, यहाँ पर अपचयन हो जाता है। इसीलिए क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसको रोकने का क्या उपाय है, प्रतिऑक्सीकारक। क्या मिलाएंगे इसमें, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हम इसके अंदर मिलाएंगे। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या क्या मिला सकते हैं, या तो एक तो इनको जैसे BHA और BHT हम क्या मिला सकते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। या तो पदार्थ में ये प्रतिऑक्सीकारक मिला लो, ऑक्सीकरण को धीमा कर देगा, कम कर देगा। या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन मिला दो, ये भी क्या करेगा, प्रतिऑक्सीकारक है।
या हम पढ़ते हैं आलू के चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। चिप्स थैली में प्रतिऑक्सीकारक कौन सी गैस होती है? प्रतिऑक्सीकारक नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। कौन सी गैस भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, सत्य बात है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि प्रतिऑक्सीकारक है। क्यों, क्या काम करती है? चिप्स को बहुत समय तक सड़ने से रोकती है, दुर्गंध से रोकती है, विकृत गंधिता को रोकती है, तेली पदार्थ यानी चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकती है। प्रतिऑक्सीकारक होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये भी क्या होते हैं? प्रतिऑक्सीकारक है। या बंद डिब्बे में रखो, क्लोज डिब्बे में रखो, इस तरीके से विकृत गंधिता को हम रोक सकते हैं। एक टॉपिक है हमारा असमानुपातन। असमानुपातन क्या है? एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, एक क्रियाकारक का ही ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो जाए। सर ऐसा कैसे संभव है? अरे अभी संभव करके दिखा देंगे। एक ही क्रियाकारक का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाए, एक क्रियाकारक का ही ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो जाए, तो रेडॉक्स में और इसमें क्या अंतर है? रेडॉक्स में एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हुआ था, दूसरे का, लेकिन यहाँ पर एक क्रियाकारक का ही ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाएगा। जैसे H2O, इसको हम यदि तोड़ दें तो H2O प्लस O2 पे टूट जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है? O2 पे -2, यानी एक ऑक्सीजन पर -1। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना है? 0। अब -1 से -2 पे जाएंगे तो क्या होगा? अपचयन। और -1 से 0 पर जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। यानी H2O2 का ऑक्सीकरण व अपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण व अपचयन है। तो इस तरह की रिएक्शन अगर आपको दिखाई दे तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस है, यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये असमानुपातन का उदाहरण है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक और छोटा सा टॉपिक और हमारा इसके अंदर रह रहा है रेडॉक्स में, उसके बाद मेरे हिसाब से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को लेकर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक और हमारा बच रहा है स्व अपचयन। क्या बच रहा है? स्व अपचयन। देखो स्व अपचयन क्या होता है? कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे ये कॉपर का सल्फाइड था, इसका थोड़ा थोड़ा ऑक्सीकरण कराते हैं। कितना कराते हैं? थोड़ा सा, पूरा नहीं कराते हैं, पूरा नहीं कराएंगे, थोड़ा सा कराएंगे। और फिर हम क्या करेंगे? इसी Cu2S से इसी Cu2O को लड़ा देंगे। जब ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो ये कॉपर बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। तो देखो ठीक है, तो Cu2S और Cu2O जब एक सल्फाइड और उसी धातु का ऑक्साइड मिलकर के क्या बना लें? अपचयन कर ले, तो हमें बाहर से कोई अपचायक मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर क्या बन गया है? ये कॉपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्व अपचयन। तो इस तरह का एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना। अगर एक दो एग्जाम्पल और हम देखना चाहें जैसे, तो लेड ऑक्साइड में हम अब इसी के सल्फाइड से इसी के ऑक्साइड को भिड़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? Pb बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? SO2 निकल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर भी क्या हो गया? Pb का निर्माण हो गया। Pb का निर्माण हो गया मतलब स्व अपचयन हो गया। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा और स्पेसिफिक केस था। मेरे हिसाब से ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं को लेकर हमारी पूरी चीज़ क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं उत्प्रेरक के ऊपर, कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो एंजाइम और उत्प्रेरक इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर के कंबाइंड वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो ऑक्सीकरण अपचयन के बहुत जल्दी हम अभ्यास भी लेकर के आएंगे। तो अभी आप इसको उतारिए, पढ़िए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।